नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गणित हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है कई बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो इसी का समाधान लेने के लिए आज से हम अपना एक नया बैच इस YouTube चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि ये जो RS अग्रवाल का ये जो गणित होता है इसी का सॉल्यूशन हम इसमें करवाने वाले हैं, जो शुरू से लेकर आखिरी तक होगा। अगर हम हमारे गणित की बात करें तो हमारे गणित के जो है दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो होता है अरिथमेटिक मैथ, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है इसी का एडवांस और मैथ। तो अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ हमारे गणित के दो पोर्शन होते हैं, दोनों में चैप्टर अलग अलग होते हैं। अगर अरिथमेटिक की बात करें तो जिस पोर्शन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है वो हमारा अरिथमेटिक मैथ कहलाता है, जबकि जिस पोर्शन में थ्योरी ज़्यादा होती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होती है, वो सभी एडवांस में आते हैं। अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ ये दो प्रकार के हमारे होते हैं। अब अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो इसमें जो है हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज इत्यादि चैप्टर इस अरिथमेटिक में आते हैं। जबकि एडवांस में जो आता है वो हमारा ज्योमेट्री, 2D, 3D ये सभी हमारे एडवांस मैथ में आते हैं। हम सबसे पहले जो इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले लेक्चरों में हम जो पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत में हम अरिथमेटिक मैथ को पढ़ेंगे और फिर बाद में एडवांस मैथ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है वो होता है हमारा परसेंटेज, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता या प्रतिशत जो हमारा चैप्टर होता है वो अरिथमेटिक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, क्योंकि ये जो परसेंटेज जो चैप्टर है वो अरिथमेटिक मैथ के लगभग सभी चैप्टरों में जो है उपयोग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। परीक्षाओं में इससे जो सवाल आते हैं अगर उसकी हम बात करें तो किसी वनडे एग्ज़ाम में अगर आपको 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं तो उस 25 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन होता है जो परसेंटेज मैथ का होता है। अगर किसी में 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे इस परसेंटेज से आते हैं। ये क्वेश्चन आने के लिए चैप्टर तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी के आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उसमें इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यानी कि ये जो परसेंटेज है और इसके आने वाला जो चैप्टर है हम जो दूसरा पढ़ाएंगे वो होता है इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। ये दोनों ही चैप्टर जो होते हैं अरिथमेटिक मैथ की जान होते हैं, जो कि इनके लगभग हर चैप्टर में आते हैं। तो आइए हम इसी से हमारी शुरुआत करते हैं। RS अग्रवाल के मैथ के हम सवाल करेंगे और बाकी के आपको इन क्लासों में इस बैच में आपको इनके कॉन्सेप्ट जो कि डीप होते हैं वो सभी देखने को मिलेंगे। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी हम वहाँ पर उसका भी उपयोग करेंगे और जहाँ पर ऑप्शन से सवाल होगा हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर प्रतिशत से। चलिए देखिए दोस्तों, जो भी अगर हम इस संसार में किसी भी वस्तु की बात करें तो वो अपने आप में सिर्फ एक होती है। जैसे कि हम अगर बात करें, मैं यहाँ पर इसको देखूँ, ये मेरे पास यहाँ पर डंडा है एक, तो ये डंडा अपने आप में एक ही है। अगर और किसी वस्तु की बात करें तो वो अपने आप में सिर्फ एक वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है एक होती है। अगर इसको मैं प्रतिशत में बोलूँ तो एक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण होती है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं 100%। यानी कोई भी अगर एक वस्तु है एक है तो हम उसको बोलते हैं 100%। अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्रतिशत को, अगर ये 100 को मैं अगर इधर ले आऊँ तो आप जानते हैं इधर जो है प्रतिशत के साथ इंटू में है, तो इंटू में अगर ये 100 है तो 100 इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/100, जिसको हम लिख सकते हैं 1%। इसका मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु अगर अपने आप में एक है, परिपूर्ण है, तो उसको हम 100% बोलते हैं, या 100% को ही हम एक बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं 100 को इधर बटे में ले आऊँ तो 1% का मतलब होता है 1/100। इस इधर जो लिखी हुए हैं इनको हम बोलते हैं भिन्न, और उधर जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रतिशत। यानी कि
एक भिन्न या 1/1 भिन्न का मतलब 100%, और 1/100 का मतलब ही 1% होता है, या 1% ही 1/100 होता है। इतना क्लियर है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है कि एक को ही हम 100% कहते हैं, या फिर 1% बराबर होता है 1/100। आइए तो अब अगली चीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम एक को ही 100% कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, इधर भी और इधर भी, तो जो हमारी भिन्न है वो हो जाएगी 1/2। यानी कि इसी को अगर मैं इधर से लिखूँ तो यहाँ से 2 से ये 100 चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 0, यानी कि 50%। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 जो भिन्न होती है वो 50% के बराबर होती है। आप जानते हैं कि 1/2 को ही बोला जाता है आधा। यानी संसार की अगर कोई भी वस्तु 1/2 है या वो आधी है तो उसी को हम बोलते हैं कि 50% है। अगर मैं इसके दोनों पक्षों में 2 से गुणा ना करके यहाँ पर अगर मैं अगर इसके दोनों पक्षों में मैं 2 का भाग ना देकर 3 का भाग दे दूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमारी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/3। और इधर की अगर हम बात करें तो इस 3 से 100 में भाग देने पर ये बन जाएगी 33 सही 1/3%। यानी कि फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में 1/3 को ही प्रतिशत में 33 सही 1/3 बोला जाता है, या 33 सही 1/3 को मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। इसके लिए मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। आपसे किसी ने बोला कि 30 का 33 सही 1/3% कितना होता है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको करना है। तो 30 का की जगह आप जानते हैं कि का की जगह हम इंटू लगाते हैं, का की जगह इंटू, और 33 सही 1/3। अब ये टिपिकल थोड़ी सी परसेंटेज है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट करने जाएं तो डायरेक्ट तो हम इसको कर नहीं सकते, और अगर करेंगे तो इसमें काफ़ी समय चला जाएगा। लेकिन अगर मैं 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो ये 1/3 होती है। यानी कि मुझे अगर 33 सही 1/3% 30 का निकालना है तो बेसिकली मुझे 30 का 1/3 ही निकालना है, जो कि होता है 10। यानी कि 33 सही 1/3 जो प्रतिशत होगा वो 10 होगा। तो इसी प्रकार की कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जिनको परसेंटेज में और परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में होती हैं, जो कि हमें याद करनी है। अगर आपको सवालों को इजी करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो ये आपको कम से कम 1 से लेकर 1/15 तक याद होना चाहिए। तो उन्हीं को अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, उन्हीं को आपको लिखना है और उनको याद करना है। उसी के बाद हम सवाल करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि परसेंटेज होता क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आइए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू और उनकी परसेंटेज वैल्यू को यहाँ पर हम लिखते हैं और उनको याद करते हैं, ताकि हम सवालों में उनका प्रयोग कर सकें। मैंने यहाँ पर एक तरफ लिख लिया है भिन्न और एक तरफ लिख लिया है उनकी प्रतिशत मान। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारी भिन्न है वो है 1। यानी कि संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में 1 होती है, या अगर मैं इसको प्रतिशत में लिखूँ तो वो होती है 100%। उसके बाद दूसरी जो है वो होती है 1/2, यानी कि आधा को ही हम बोलते हैं 50%। ये बना कैसे है, इसके दोनों तरफ मैंने 2 का भाग दे दिया। उसके बाद अगर मैं 3 का भाग दूं तो यहाँ पर ये तीसरी जो वैल्यू आती है वो होती है 1/3, या मैं इसको बोल सकता हूँ 33 सही 1/3%, या इसको बोल सकते हैं हम 33.33%। ये हमारी महत्वपूर्ण परसेंटेज वैल्यू है, क्योंकि ये कई सवालों में बार बार आती रहती है। 33 सही 1/3% को हम 1/3 फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, या 33.33% को हम 1/3 बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके दोनों तरफ 4 का भाग दे दूं तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/4। 1/4 को ही हम लिख सकते हैं 25%, क्योंकि 25 चौके 100, तो 25% 1/4 होता है, या 1/4 25% होता है। उसके बाद 1/5, यानी कि इधर अगर मैं 5 का भाग दूं और इधर भी दूं तो ये हो जाएगा 20%। 1/5 को ही बोल सकते हैं 20%, या 20% को ही बोल सकते हैं 1/5। उसके बाद अगर मैं दोनों साइड 6 का भाग दे दूं तो ये हो जाएगा 1/6। इसको हम बोल सकते हैं 16.66%,
या मैं इसको लिख सकता हूँ 16/2/3%, या इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। अगर मैं इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलूं तो ये हो जाएगी 50/3%। यानी कि इन तीनों का मतलब एक ही होता है, 1/6। हमारे सवाल में अगर हमें ये वाली परसेंटेज वैल्यू दिखाएं तो हम उसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमारे यहाँ पर आती है अगली 1/7। 1/7 यानी कि मैं इसमें भी 7 का भाग दे दूं और इसमें भी 7 का भाग दे दूं तो जो हमारी परसेंटेज वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 14.28%, यानी 14.28%। या इसी को मैं लिख सकता हूँ 14/2/7%। 14/2/7% जो होती है हमारी 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है। उसके बाद जो आती है 1/8। 1/8 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 12.5%, या मैं इसी को बोलूँ 12/1/2%, या मैं इसी को बोल सकता हूँ 25/2%। 25/2% यानी कि 12.5। उसके बाद जो अगली आती है हमारी वो होती है 1/9। 1/9 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 11.11%, या मैं इसी को बोल सकता हूँ कि 11/1/9%। ये हमारी 1/9 की प्रतिशत वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है, या उस परसेंट को हम 1/9 लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है 1/10। 1/10 का मतलब अगर मैं इसके दोनों तरफ 10 का भाग दे दूं, यहाँ पर भी 10 का भाग दिया तो ये 1/10। उसके बाद अगर मैं इसमें भी 10 का भाग दूं तो ये हो जाएगी 10%, यानी 1/10 को ही हम लिख सकते हैं 10%, या 10% को ही लिख सकते हैं 1/10। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है 1/11। दोनों साइड आप 11 का भाग दीजिए तो ये जाएगा 11/999, यानी कि इसकी जो परसेंटेज वैल्यू आती है वो आती है 9.09%, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 9/1/11%। 9/1/11%, यानी कि अगर मुझे ये परसेंटेज वैल्यू दिखाए तो उसकी जगह मैं 1/11 लिख सकता हूँ, या फिर ये वाली दिखाए तो उसकी जगह 1/11 लिख सकता हूँ, या फिर 1/11 करना हो तो इसका मतलब होता है कि उसका 9.09% निकालना। उसके बाद जो आती है वो आती है हमारी 1/12। 1/12 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 8.33%, या मैं इसी को लिखूँ 8/1/3%। ये जो होती है 1/12 की प्रतिशत वैल्यू होती है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास संख्या आती है 1/13। 1/13 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 7.69%। 7.69% जो हमारी प्रतिशत वैल्यू होती है वो 1/13 की होती है। उसके बाद अगर मैं इसको और आगे लिखना चाहूँ तो इसको फ्रैक्शन रूप में ये होती है 7/9/13%। 7/9/13% जो होती है वो 1/13 की परसेंटेज वैल्यू होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली है 1/14। अगर मैं इसी को हटा दूँ, चलो यहाँ पर आपने लिख लिया होगा तो यहाँ पर हटाएं। अगर मैं इसके दोनों साइड 14 से भाग दे दूँ यानी 14 से भाग दे दूँ तो ये हो जाएगा 1/14। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 7.1428%, या मैं इसको लिखूं तो 7 सही यहाँ पर 1/7%। ये जो होती है वो 1/14 की परसेंटेज वैल्यू होती है, या इस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होती है। उसके बाद हमारी लास्ट है 1/15। 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू है, अगर मैंने इधर 15 का भाग दिया है तो इधर भी 15 का भाग देना पड़ेगा, तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 6.66%, या मैं इसको लिखूं तो 6/2/3% जो होती है हमारी 1/15 की परसेंटेज वैल्यू होती है। तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए तो अब हमारा अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैंने आपसे बोला कि a का b% लिखिए, a का b% लिखिए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है?
तो इसका मतलब होता है कि ए कोई संख्या है ए, उसके बाद यहाँ पर जो का आता है उसको हम इंटू की तरह देखते हैं, यानी कि ये हमारा इंटू है यहाँ पर, तो ए का की जगह हम लगाते हैं गुणा का निशान यानी इंटू, और बी को लिखते हैं ए इंटू बी। अब अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत मैंने आपको बताया है अभी कि एक जो होता है वो 100% होता है अपने आप में। अगर मैं दोनों तरफ 100 का भाग दे दूं, यानी यहाँ पर भी मैंने 1/100 कर दिया और इधर भी मैंने कर दिया 100/100% अपनी जगह पे। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1/100 ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 100 से 100 कट गया, यानी कि 1% को ही हम बोलते हैं 1/100, 1/100। यानी कि यहाँ पर अगर मैं a का b% निकालूं तो a का b% होता है कि a का की जगह यहाँ पर गुणा और b अपनी जगह पे। अब इस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब या 1% का मतलब होता है 1/100, यानी यहाँ पर प्रतिशत हटाकर हमें केवल बटे में 100 करना है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे आपसे किसी ने बोला कि 40 का 50% लिखिए, 40 का 50% लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 40 अपनी जगह पर, उसके बाद का की जगह पर हमें को गुणा लगाना है और 50 अपनी जगह पर, प्रतिशत को हटाइए और बटे में 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरी जीरो गई, उसके बाद 4 का इंटू 5 में 4 पंजे यहाँ पर 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 40 का 50% कितना होता है, 20। अब अगर इसी सवाल को मैं हमारे जो हमने अभी फ्रैक्शन और परसेंटेज देखा है, अगर उससे करने की कोशिश करूं तो उससे क्या होगा, 40 का की जगह पे यहाँ पर गुणा लगाना है। 50% आप याद कीजिए, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2, यानी 40 का हमें केवल 1/2 काटना था और 1/2 मतलब आधा। यहाँ पर अगर मैं 40 काटूँ तो ये हो जाएंगे 20। तो आपने देखा कि जब हमने परसेंटेज के हिसाब से किया तब ये तो हो गया क्योंकि ये सिंपल परसेंट थी, लेकिन अगर इसी की जगह यहाँ पर 7.1428 अगर ये परसेंट होती तो इसको करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता और इसमें समय भी बहुत जाता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू याद किए हैं जिससे हम इसको आसानी से कर सकें। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपसे कोई बोले कि 60 का 25% लिखिए, 60 का 25% लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 60 का की जगह पर इंटू। अब आप चाहो तो यहाँ पर 25 लिखो और उसमें प्रतिशत हटाकर बटे में 100 लिखो, या फिर डायरेक्ट हमने याद किया है कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, यानी 60 का हमें 1/4 निकालना है, केवल 1/4 करना है। तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये होते हैं 15 चौके 60, यानी 60 का जो 25% होगा वो 15 होगा। ठीक उसी प्रकार मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। यहाँ पर आपसे कोई कहे कि 32 का यहाँ पर आप 8%, 32 का 8.33% लिखिए, 8.33% लिखिए। तो अगर मुझे 32 का 8.33% निकालना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 32 का की जगह मैं लिखूँगा इंटू 8.33% का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको याद करवाया। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा कैसे लिख दूँगा, परसेंटेज हटाकर बटे में 100 लिख दूँ तो उसको करना थोड़ा मुश्किल होगा, जबकि हमने 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू याद की है, वो होती है यहाँ पर 1/12, यानी हमें 32 का केवल 1/12 करना है। 1/12 को अगर मैं यहाँ पर 4 से काट दूँ तो ये होते हैं 4 8 32 और 4 3 12, यानी 8.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 8/3। 8/3 को ही हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3, यानी 32 का 8.33% होगा 2 सही 2/3। तो चलिए अब हम आगे एक और कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जो है 100 में चेंज। 100 में चेंज क्या होता है,
तो मेरे प्यारे भाई, अगर कोई भी दुनिया की किसी वस्तु की या प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है और उसमें जो चेंज होता है वो असल में परसेंट में ही चेंज होता है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि एक वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, एक वस्तु की कीमत 100 रुपये थी और वो बढ़कर बाद में इसमें 27 रुपये की वृद्धि हुई, यहाँ पर 27 रुपये की वृद्धि हुई है और वो बढ़कर हो गई 127 रुपये। 127 रुपये, 100 रुपये उसकी कीमत थी और उसमें 27 रुपये बढ़ गए, उसकी कीमत हो गई 127। तो 100 में जो चेंज होता है वो सीधा परसेंट में ही होता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 100 में 27 रुपये की वृद्धि हुई, तो इसी को हम 27% बोल सकते हैं। इसे लिखने का तरीका होता है 27%। दूसरा, अगर मैं बात करूं, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी और वो घटकर 88 रुपये की रह गई, 88 रुपये की रह गई। अब आपसे पूछे कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 में जो चेंज होता है वो सीधा परसेंट में ही होता है। यहाँ से 100 से 28 हो गई, यानी कि यहाँ पर माइनस के 12 रुपये कम हो गए। यहाँ पर प्रतिशत की बात करें तो 100 में 12 रुपये कम हुए, यानी कि 12% की इसमें कमी हो गई। तो आइए अब हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। पहला है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए और दूसरा है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। जिन दोनों में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इनको हम सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो भिन्न के हैं, इनको प्रतिशत में बदलना है। तो मेरे प्यारे भाई, इसके लिए कुछ नहीं करना, 3/4 है, 3/4 हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में 100 लिख दीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, ये हमारी प्रतिशत में बदल जाएगी। उसके बाद आप 4 से 100 को डिवाइड कीजिए, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 25 और 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 75, यानी 3/4 जो भिन्न होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 75। ठीक उसी प्रकार अगर हम अगली देखें तो इसको हटाइए, अगली में क्या है, अगली है 5/8, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और प्रतिशत का साइन लगाइए। अब इसको काट दीजिए तो ये यहाँ पर कटेगी 8 से, तो कटेगी नहीं 4 से, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगी 25 बार में, तो 25 पंजे ये हो जाएंगे 125/2, ये हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी 125/2। 125/2 को हम लिख सकते हैं 62.5%, 62.5%, यानी कि 5/8 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो 62.5% हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा अगला है 2/11। 2/11 को अगर हम देखें तो 2/11 में भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर इनटू में 100 कीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। ये 2/11 फ्रैक्शन थी, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले अगर मैं 2 का गुणा 100 में कर लूँ तो ये हो जाएंगे 200/11%, या मैं इसको लिखूँ तो ये होगा 11 एकम 11, यहाँ पर 9 बचेगा, फिर उसके बाद 11 8 88, उसके बाद पॉइंट लगा कर 11 एकम 11, यानी कि 18.18 लगभग इसकी प्रतिशत वैल्यू आएगी। उसके बाद लास्ट बचा है 4/7। 4/7 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 4/7 ये मैंने लिखा। उसके बाद अगर इसको प्रतिशत में बदलना हो तो इसमें सबसे पहले इनटू में 100 कीजिए और उसके बाद प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। तो 4/7 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 100 यानी 400/7%। उसके बाद 7 का अगर मैं भाग दूँ तो ये होगा 7 पंजे यहाँ पर 35 और उसके बाद 5 बजेगा 7 7 49, यानी 57.1428% आएगा, 57.1428% ये होगा। तो इस प्रकार से किसी भी भिन्न को जो है प्रतिशत में बदला जाता है, इनटू 100 करके प्रतिशत का साइन लगा के। अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो ये तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, तो आइए दोबारा से देखते हैं। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, जैसे ये 32% है, 32% है, तो इसमें कुछ नहीं करना, 32 को अपनी जगह पर लिखिए और प्रतिशत हटाकर बटे में 100 लिख दीजिए। अब इसको काटिए तो 4 से काटा 4 8 32 और इसको 4 से काटा, ये हो जाएगी 25, यानी 32% को हम लिख सकते हैं 8/25। उसके बाद अगर हम 60 को देखें तो 60 क्या है,
60 को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए और प्रतिशत हटाकर बटे में लिखिए 100। अब ये यहाँ पर 0 0 और इनको 2 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, यानी 60% को ही हम बोल सकते हैं 3/5। 60% को इस प्रकार से फ्रैक्शन में बदला जाता है, भिन्न में बदला जाता है। 75% की बात करें तो इसको 75 लिखा रहने दीजिए और बटे में लिखिए 100, तो 75/100। अब इसको 25 से काटिए तो ये हो जाएंगे 25 3 75 और ये होगा 25 चौके 100, यानी 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 3/4 होगी। उसके बाद अगला है 24%, तो 24 अपनी जगह पर लिखा रहने दीजिए और प्रतिशत हटाकर बटे में 100, इनको काटिए 4 से तो ये 4 6 24 और ये आएगा 25 चौके 100, यानी 24% को हम लिख सकते हैं 6/25। चलिए हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, a को r प्रतिशत बढ़ाना या घटाना, यानी किसी भी संख्या को इतने प्रतिशत बढ़ाना या घटाना, ये क्या होता है। अगर a को r प्रतिशत बढ़ाना है तो इसका अर्थ क्या हुआ, पहले संख्या हमारी a थी और अब जो नई संख्या रहेगी वो a तो रहेगी ही रहेगी, इसमें फिर ऐड हो जाएगा a का r प्रतिशत। इसका मतलब यही हुआ, यानी कि पहले संख्या थी a और अब जो बढ़कर हो जाएगी वो a खुद तो रहेगी, उसका r प्रतिशत और उसमें जुड़ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए, कोई संख्या 30 है, आपसे किसी ने कहा कि इसको जो है 10% बढ़ाइए, इसको 10% बढ़ाइए, तो 30 का 10% होता है 30 का 10% होगा 0 से 0 इस 0 0, 30 का 10% होगा 3, यानी जो संख्या पहले 30 थी वो 3 और बढ़ गई, यानी कि संख्या में 30 तो था ही, इस 30 का जो है 10% और बढ़ गया, 30 का 10%, तो 30 संख्या थी और 30 का 10% हमने निकाला 3, तो ये संख्या जो है वो बढ़कर हो जाएगी 33। यानी किसी संख्या को 10% बढ़ाने का मतलब हुआ कि वो संख्या अपने आप में स्वयं तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसका जो है 10% और उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि संख्या हो जाएगी 33। तो संख्या 30 से 33 हो गई, संख्या 30 से 33 हो गई। अब इस चीज़ को हम लिखें कैसे, तो इसे लिखने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो है चरों के रूप में जो है एक संख्या मानी है काल्पनिक, जो संख्या a थी वो अपनी r% से बढ़ जाती है, ये संख्या जो है वो बढ़ गई r% से बढ़ जाती है। अब इसको लिखना है कैसे कि a जो संख्या है, a संख्या जो है उसका इसमें 100% तो रहेगा ही रहेगा, यानी a का स्वयं में 100%, यानी वो संख्या स्वयं तो रहेगी रहेगी, उसमें इसी a का r% और बढ़ गया। अगर दोनों में से मैं a को कॉमन ले लूँ, तो अंदर बचेगा 100 प्लस का r और प्रतिशत दोनों में है तो इसको लगा दो बाहर, यानी कि कोई संख्या जब a थी r% से बढ़ी तो वो अपने आप का a का जो है 100 प्लस r% हो जाएगी। यानी कि मैं एक और उदाहरण लूँ यहाँ पर, तो 30 वाला ही ले लो, इसी 30 को हमने 10% बढ़ाया, इसी 30 को 10% बढ़ाया तो संख्या 30 का 100% तो थी, उसमें ऐड और हो गया कि इसी 30 का 10% और ऐड हो गया, तभी वो संख्या हो गई 33। यानी कि अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूँ तो यहाँ पर 30 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 100 प्लस का ये 10 और प्रतिशत बाहर है, यानी कि ये संख्या हो गई 30 इंटू में 100 और 10 हो जाएंगे 110%। यानी किसी संख्या को 30 को अगर हम 10% से बढ़ाएं तो वो 30 का 110% हो जाएगी। इसी बात का मतलब ये है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि किसी संख्या को उसका 13% बढ़ाइए तो वो संख्या अपने आप का ही 113% हो जाएगी। एक और उदाहरण अगर हम लेकर देखें तो ये होता है 40, ठीक है। किसी से आपने कहा कि 40 को जो है 17% से बढ़ाइए, 17% से बढ़ाइए, तो इसका मतलब होगा कि ये संख्या 40 तो होगी 17% बढ़ के इसका 100% और 17%, यानी कि इसका 117% हो जाएगी। किसी संख्या 40 को अगर हम 17% बढ़ाएं तो वो 40 का ही 117% होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमें संख्या को घटाना हो प्रतिशत से तो इसमें माइनस कर दो, यानी a को अगर हम r% घटाएं तो इसका मतलब है a में अपना 100% तो होगा ही होगा, उसमें केवल माइनस होगा a का ही r%, यानी कि ये संख्या होगी a का 100 माइनस r% या प्लस माइनस r%। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। आपसे किसी ने कहा कि किसी संख्या p को 20% से घटाइए,
p को 20% से घटाइए। तो ये संख्या जो p है वो p का यहाँ पर 20% घटने के बाद p का ही बचेगा। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 20% हमने इसको कम कर दिया, तो ये p का जो है 100 में से 20% कम होकर ये p का बचेगी 80%। ये संख्या p जो है अपने 20% को कम करने के बाद p का 80% बचेगी, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100 होती है। तो ये है किसी संख्या को r% से बढ़ाना या घटाना। अभी हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे परसेंटेज से रिलेटेड वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल की क्लास में हम जो है इस RS अग्रवाल की जो है सवाल करने वाले हैं, जो कि बहुत शॉर्ट तरीके से होंगे, तो आप आगे बने रहिए। बाकी की ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।